जय हिंद फ्रेंड्स हम लोग आम्ल क्षारक और लवण के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग आम्ल क्षारक और लवण के क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि नोट्स को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम नोट्स को डिस्प्ले करवा देंगे स्क्रीन पर। वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और यहाँ आपका क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ये अपनी भाषा में लिखा गया है और पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यदि आप नाइस पढ़ते होंगे चाहे और बुक को फॉलो करते होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगी, बल्कि पूरा यह एनसीईआरटी फॉलो किया गया। और जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, किस तरह का क्वेश्चन से पूछा जाता है एग्जाम में और कौन सी भाषा में हम लोग उसको लिख सकते हैं, उसको पूरा ध्यान में रखा गया है और उस तरह से इस क्वेश्चन आंसर को लिखा गया है। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बाद में इसको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसको आप समझते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रट के भले ही एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन रट के आप आगे कुछ डेवलप नहीं कर सकते हैं। रट के कितना दिन रटा हुआ चीज चलेगा आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग रटना छोड़ दीजिए और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, ताकि आगे चल करके आप यदि साइंस फैकल्टी भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो वहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से करेंगे। एनसीईआरटी बुक का हम हर क्वेश्चन को स्लाइड में लगा देंगे, आप लोग उसको पढ़ते जाइएगा और नीचे हम एक्सप्लेनेशन समझाते जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को पूरा नोट्स अपनी भाषा में डिस्प्ले कर दिया जाएगा, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो आप लोग देखिए, यदि बुक लेकर के बैठे हुए हैं तो बुक में चैप्टर नंबर आप निकाल लीजिएगा 20 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि आप बुक लिए हैं तो आप पढ़िए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है और क्या हम लोग को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में से क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, हम लोगों को क्या दिया गया है, 3 प्रश्नावली दिया गया है और इसमें विलयन भरा हुआ है। 3 प्रश्नावली है और इसमें क्या भरा हुआ, विलयन भरा हुआ। इसके अलावा हम लोग को एक और लाल लिटमस पेपर भी दिया गया है। कैसा, लाल लिटमस पेपर। अब हम लोगों को पता करने के लिए बोल दिया है कि बताइए ये विलयन में से 3 चीज का है, एक आश्रित जल का है, एक अम्लीय है और एक क्षारीय है। तो हम लोगों को ये पता करना है इस लिटमस पेपर से कि इनमें से कौन सा विलयन जो होगा वह अम्लीय होगा, कौन सा विलयन क्षारीय होगा और कौन सा विलयन आश्रित जल का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, लाल लिटमस पेपर को हम लोग तीनों में डुबोएंगे। कि क्या करेंगे, तीनों में डुबोएंगे और तीनों में डुबोने के बाद हम लोग देखेंगे। एक चीज़ आप लोग सुन लीजिए, हम बताए भी हैं जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम हम बताए थे कि एक नाम अनिल। यदि यह नाम आप लोग याद रख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है अम्ल क्षारक वाला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और ये लाल है बेचारा, लाल है तो इसको हम लोग डुबोते चलेंगे, तीनों में डुबोएंगे। जब हम लोग लाल लिटमस पेपर को इसमें डुबोएंगे और ये लाल लिटमस पेपर यदि नीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो लाल लिटमस पेपर यदि नीला हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि यह विलयन एक तरह का क्षारक विलयन है। कैसा, क्षारक विलयन है। और ये लाल लिटमस पेपर को यदि कोई कलर चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग डुबोएंगे लेकिन उसका कोई कलर यदि चेंज नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि वह एक तरह का आश्रित जल है, वह आश्रित जल है। यानी मान लेते हैं कि इसमें डुबोए हम लेकिन इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तब इसका मतलब हम कहेंगे कि यह एक तरह का आश्रित जल है। और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो हम लोग जब क्षारक में डुबाएं तो लाल लिटमस पेपर नीला हो गया,
लाल लिटमस पेपर नीला हो गया। तो उसको हम लोग जब अम्ल में डुबाएंगे तो अम्ल में क्या करेगा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा, नीला लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा। तो हम लोग कहेंगे कि यह एक तरह का अम्ल विलयन है, अम्लीय विलयन है। यहाँ तक कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ लीजिए अच्छा से कि जब कोई हम लोग लिटमस पेपर को लेते हैं और उस लिटमस पेपर को विलयन में हम लोग डुबोते हैं, 3 गिलास दिया हुआ है उसमें हम लोग डुबोते हैं, तो जिस विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, वह एक तरह का क्षारक होगा। और जिस विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है वह एक तरह का अम्ल होगा। और जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा वह क्या होगा, एक तरह का आश्रित जल होगा। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका स्लाइड आंसर भी देख लीजिए, इस आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग चैप्टर नंबर निकाल लीजिएगा, चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 में क्या कहा गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता है। कोई पीतल का बर्तन है और कोई तांबे का बर्तन है। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। कोई पीतल का बर्तन है और तांबे का बर्तन है, तो इस बर्तन में अम्लीय खट्टे पदार्थ या दही को क्यों नहीं रखा जाता है, खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता है या दही को क्यों नहीं रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये जो पीतल और तांबा है ना, एक तरह का यह धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। और धातु क्या करता है पता है, धातु और खट्टा पदार्थ जो होता है, जितने भी तरह का खट्टा पदार्थ है सारा का सारा यम्ल होता है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, अम्ल के साथ, तब यह लवण बना देता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बना देता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। जब हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, इससे क्या होता है पता है, ये आचार जो इसमें रखा हुआ, चाहे दही रखा हुआ है, चाहे कोई भी खट्टा पदार्थ रखा हुआ है, ये खट्टा पदार्थ खराब हो जाता है इस हाइड्रोजन गैस की वजह से, और इस लवण की वजह से ये खराब हो जाता है, और यहाँ तक कि ये बर्तन भी खराब हो जाता है। तो इसका आंसर यही होगा कि जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करता है ना, तब लवण और हाइड्रोजन गैस बन जाता है, जिसकी वजह से वो पात्र खराब हो सकते हैं या वो जो रखा है उसमें वो खराब हो सकते हैं, इसलिए इसको साथ में नहीं रखा जाता है। तो ये आंसर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी गैस रिलीज होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, यही क्वेश्चन है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकला। आंसर तो निकल गया, कौन सी गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। लेकिन इसमें और क्वेश्चन दे दिया कि एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। उदाहरण के द्वारा भी हम लोगों को समझाने के लिए बोल दिया, तो उसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। ये धातु अम्ल के साथ रिएक्शन किया, तो कोई भी धातु हम लोग ले लेते हैं सोडियम। जब किसके साथ, अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl, प्लस में कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। तो ये हो गया एग्जाम्पल के द्वारा। इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, ठीक, बैलेंस 2 हाइड्रोजन, सोडियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, बैलेंस हो गया। लेकिन आगे और क्वेश्चन पूछा है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, तो ये फट फट की आवाज़ करती है। किसकी आवाज़, फट फट की आवाज़ करती है। तो हम लोग कह देंगे कि यह एक तरह का हाइड्रोजन गैस है। इसका आंसर भी आप लोगों को स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, इसको मिटा लेते हैं।
थोड़ा हम फास्टली इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा दिए हैं चैप्टर में, सिर्फ आप लोगों को आंसर क्वेश्चन समझना है, कॉन्सेप्ट तो समझ गए और टाइम भी तो बचाना है ना। तीसरा क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। ध्यान देना कि मोमबत्ती को, कोई भी जलता हुआ चीज़ को बुझाने वाला एक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही है कि जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि यदि कोई यौगिक ये को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। आप लोग जो बोला गया है सिर्फ उसको हम लिखते जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि मोमबत्ती को बुझाने का काम या कोई भी जलती हुई चीज़ को बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है, क्योंकि कहीं पर आग लगती है ना, आग लगती तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से पानी मारते हैं, ऊपर से मिट्टी फेंकते हैं, ऊपर से बालू मारते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा रहती है। जब हम लोग मिट्टी फेंकते हैं ना, चाहे किसी को आग लग गया तो हम लोग कपड़ा से उसको ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से आग को बुझा देती है। तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोमबत्ती को बुझा देती है, वह गैस रिलीज होती है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है और बुदबुदाहट होता है। तो बुदबुदाहट कब होगा? जब पानी होगा तभी ना बुदबुदाहट होगा। तो हम लोग पानी का फॉर्मूला लिख देते हैं H2O, पानी का फॉर्मूला लिख दिए। अब ध्यान दीजिए कि एक की जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम तो यहाँ पर होगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन होना चाहिए। तो एक फार्मूला होता है कैल्शियम CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। कितना? 1 कार्बन है। यहाँ भी देखिए 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन है, 1 कैल्शियम है। डैट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट। आने हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यौगिक की जगह CaCO3 होगा। क्या होगा? CaCO3। तो यौगिक क्या निकल गया? CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंस में हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में जल रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसको बैलेंस भी करके दिखाइए। तो हम लोग बैलेंस कर देते, क्या दिक्कत है बैलेंस करने में? बैलेंस क्या है? 2 हाइड्रोजन ही डिफरेंस है ना, यहाँ पर 2 कर देते हैं, हो गया। 2 क्लोरीन, 1 कैल्शियम, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, बस बैलेंस हो गया। इसका स्लाइड भी आप लोगों को डिस्प्ले हो गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे मूव करते हैं। अब पेज नंबर 27 निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 27 में क्या है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। देखिए 3 विलयन हम लोग बना लेते हैं समझाने के लिए, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर कितना बनाए? 4 गो पात्र बना दिए, कोई बर्तन बना दिए। एक में क्या है? HCl है, एक में है HNO3, एक में है ग्लूकोज, एक में ग्लूकोज है और एक में क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि HCl और HNO3 अपने आप को यह अम्लीय बताता है, यानी यह अपने आप में अम्लीय होता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल अम्लीय क्यों नहीं होता है?
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि HCl और HNO3 एक तरह का यम्ल होता है। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे वहाँ भी बताए थे कि HCl और HNO3 एक तरह से यम्ल होता है, और अम्ल में एक आयन पाया जाता है H+ आयन पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग HCl को तोड़ेंगे तो प्रैक्टिकल करके देख ही लेते हैं, तो H+ आयन बनता है प्लस Cl- आयन बनता है, बना ना H+ आयन। तो अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है, H+ आयन। लेकिन ये ग्लूकोज और अल्कोहल जो है ना, ये एक तरह का क्षारक है। क्या है, क्षारक है। इसमें वो H- आयन होता है, वो H- आयन दिखा देते हैं हम लोग। जैसे C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और इस ग्लूकोज में वो H- आयन पाया जाता है। तो इस ग्लूकोज में वो H- आयन है, तो यह तो अम्ल तो हुआ नहीं, ये भी अम्ल हुआ नहीं, क्योंकि अम्ल के लिए क्या चाहिए थे, H+ आयन चाहिए। जो H+ आयन HCl में है और HNO3 में, ग्लूकोज और अल्कोहल में तो वही H- आयन है। इसलिए यह विलयन जो है सो अम्लीय है और यह विलयन क्षारीय है। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का आंसर तो मिल गया, आप लोगों को आंसर जो है डिस्प्ले कर दिया गया होगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। एक विलयन है, किसका है, अम्ल का, मान लेते हैं HCl अम्ल है, तो ये विद्युत का चालन क्यों करता है। विद्युत का चालन अम्ल का जलीय विलयन इसलिए करता है क्योंकि इसमें H+ आयन होता है। कौन सा आयन, H+ आयन होता है। लेकिन क्षारक में, एक्स्ट्रा देखिए, क्षारक में वो H- आयन होता है, जिसकी वजह से क्षारक, मान लीजिए ये क्षारक है, ये क्षारक में वो H- आयन है, और ये क्षारक इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं होने देता है, विद्युत करंट को अपने से गुजरने नहीं देता है वो H-, लेकिन H+ जो है सो गुजरने दे देता है, जिसकी वजह से HCl जो कोई भी क्वेश्चन क्या, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है और क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। इसका आंसर आप लोग शॉर्ट में समझिए कि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होता है। कभी कभी H+ यदि नहीं दिया रहेगा तो H3O+ भी आप लोगों को मिल सकता है। समझे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, H3O+ भी मिल सकता है। अभी ये H3O+ क्यों आता है, थोड़ा एक्स्ट्रा में हम समझा देते हैं कि ये H+ आयन जो है ना, अकेला कभी नहीं रहना चाहता है। ये बोलता है कि हम जब भी रहेंगे वाटर के साथ रहेंगे, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O होता है। ये अकेला कभी नहीं रहना चाहता, ये बोलता है कि नहीं, हमको तो जोरू का गुलाम है, हम तो गुलामों के साथ रहेंगे भाई, गुलाम में साथ रहता है। तो ये अपने साथ मिल करके एक साथ H3O+ आयन के रूप में मिल जाता है। तो या तो H+ आयन बोलिए या H3O+ आयन बोलिए, दोनों सेम है। इसलिए यह विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें H+ आयन है, क्षारक में H+ आयन नहीं होता। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आंसर डिस्प्ले हो गया होगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, आप ही बताइए। अब मान ले कोई सूखा हम लोग ले लेते हैं, सूखा चीज़, और कोई घोरा हुआ चीज़ ले लेते हैं, तो सूखा हुआ चीज़ में वो क्या अपने अस्तित्व में जो घुलेगा, वो घुलेगा नहीं तो कलर उसका तो चेंज नहीं होगा। नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नील देखे हैं, जो सूखा हुआ नील होता है, उस नील को आप लोग कपड़ा में छिड़किएगा ना, तो वो कपड़ा को कलर नहीं करेगा, पूरी तरह से कलर नहीं करेगा। लेकिन उस नील को यदि पानी में घोल दीजिएगा, उसके बाद उसमें कपड़ा डुबोइएगा, तब पूरे कलर को जो है, कपड़ा को नीला नीला कर देता है, करता है ना। क्यों करता है, क्योंकि वह विलयन फॉर्म में है। तो वही शुष्क HCl अम्ल जो होता है ना, चाहे कोई भी अम्ल होता है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या H+ आयन नहीं देता है। कौन सा आयन नहीं देता है, H+ आयन नहीं देता है। कब, जब यह सूखा रहता है तब। जब यह सूखा रहता है तब H+ आयन कैसे देगा, इसको पानी चाहिए। जब तक पानी नहीं मिलेगा, विलयन नहीं मिलेगा, तब तक यह H+ आयन दे भी नहीं करता है। तो यह क्या करता है, लिटमस पत्र को कोई कलर को ही चेंज नहीं करेगा,
कैसे चेंज करेगा? उसमें हम लोग डुबोएंगे लिटमस पेपर को तो कैसे चेंज करेगा? जैसे पाउडर है, अब उस पाउडर में हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पेपर को ले लेंगे, पाउडर में हम लोग लिटमस पेपर को डुबोएंगे, तो पाउडर में हम लोग डुबोएंगे तो लिटमस पेपर का ऊपर वाला पार्ट में भरेगा, वो लगेगा, लेकिन वो तो कलर तो चेंज नहीं होगा। अंदर से कलर चेंज करने के लिए उसमें हम लोगों को पानी डालना पड़ेगा। जब पानी डालेंगे तो वह अम्ल का विलयन हो जाएगा, तभी ना जा कर के वह क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा। समझे कि नहीं? तो वही है कि सूखा HCl अम्ल कभी भी H+ आयन को नहीं देता है, इसकी वजह से वह अपने कलर को चेंज नहीं होने देता है, लेकिन ये विलयन जो है वह H+ आयन देता है, इसलिए वह कलर को चेंज होने दे देता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए? देखिए कहा गया कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों डिपेंड करता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। देखिए एक बर्तन है, क्या है, एक बर्तन है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी, जल। और एक और बर्तन ले लेते हैं हम लोग, और इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, इस बर्तन में कोई अम्ल भरा हुआ है, HCl मान लेते हैं कि इसमें भरा हुआ है, कोई भी अम्ल है, एसिड अम्ल, कोई भी अम्ल भरा हुआ है, अम्ल। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल को हमेशा जल में डुबोते हैं, ना कि जल को अम्ल में डुबोते। यदि हम लोग अम्ल में जल को डुबा देते हैं तो हम लोगों को दिक्कत होता है, हम बताएंगे अभी, लेकिन यदि हम लोग जल को अम्ल में डुबाते हैं तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, वही क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान दीजिए कि अम्ल जो है ना, एक तरह से यह गर्म होता है। कैसा होता है, गर्म? आप लोग देखिए कि तेल, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं तो आप लोग सरसों तेल डालते होंगे उसमें सब्जी बनाने के लिए, वो गर्म हो जाता होगा। और गर्म जब हो जाता है तो ऊपर से मान लें कि कोई डब्बू वगैरह से उसको हम लोग चलाते हैं, तो चलाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी का अंश यदि रहता है तो वो छिड़कता है ना पूरा, और छिड़क करके हमारे स्किन पर पड़ता है। कहीं कोई नया नया सब्जी बनाने के लिए गया और सब्जी उसमें क्या किया, वो तेल को गर्म किया, और वो चाहेगा कि हम लोग पहले पानी को डाल देते उसके बाद सब्जी को डालेंगे। यदि वह पानी को पहले डालेगा तो बंदा वो भी बर्बाद होकर के वहाँ से भागेगा। सब्जी इसलिए बनाना सीख लेना चाहिए। आप लोग अभी अपने पेरेंट्स के, अपनी मम्मी के हाथों से बनाया हुआ खाते होंगे, चाहे आप लोग अपनी सिस्टर के हाथों से बनाया हुआ खाते होंगे या भाभी के हाथों से बनाया हुआ खाते होंगे, लेकिन जब खुद को बनाना पड़ेगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि खाना बनाने में कौन कौन सा फार्मूला लगता है, और थोड़ा सा फार्मूला मिस होने के बाद क्या से क्या बन जाता है। अभी नहीं समझ में आएगा यदि आप लोग खाना नहीं बनाते होंगे। तो आप लोग बाहर निकलिएगा ना कभी पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी कारणवश बाहर कमाने के लिए ही निकलिएगा, खुद से यदि खाना बनाना पड़ेगा तब आप लोगों को एहसास होगा कि खाना बनाने में क्या दिक्कत होती है, कौन सा फार्मूला कहाँ पर सेट करना पड़ता है। पहले तेल को पहले डाला जाता है कि पानी को डाला जाता है, कि सब्जी को डाला जाता है, कि नमक को डाला जाता है, तब पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग तेल को गर्म करेंगे, तेल गर्म हो जाएगा और उसमें थोड़ा सा पानी का बूंद यदि पड़ जाएगा ना तो वो पूरा छिटक जाता है, और वो छिटकने के बाद हम लोगों की स्किन में भी वह पड़ सकता है। यहाँ भी वही होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये अम्ल है और ये अम्ल एक तरह का गर्म जैसा ही चीज़ होता है। क्या होता है, गर्म जैसा ही चीज़, लेकिन जब हम लोग इसमें पानी डालते हैं ना तो पानी डालने के बाद ये छिटक जाता है पूरा, और छिटकने के बाद पूरा यह पड़ जाता है। और ये ऐसा होता है कि रिएक्शन करने के बाद इतना या ऊष्मा देता है, इतना गर्म हो जाता है कि बर्तन को भी यह फाड़ सकता है, बर्तन को भी ये तोड़ सकता है। यदि कांच है, कांच का बर्तन, तो इसको भी यह तोड़ देगा। समझे? इसलिए हम लोग क्या करते, कभी भी अम्ल में जल को नहीं डालते बल्कि जल को अम्ल में डालते। लेकिन आप ही देखिए, एक बर्तन में आप पानी को गर्म कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गर्म तेल डाल दीजिए, कोई इफेक्ट पड़ेगा? ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ भी वही है कि ये पानी है, इसमें अम्ल को हम लोग डालेंगे तो इसमें किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बर्तन ना तो टूटेगा और ना ही छींटा लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया। लैंग्वेज में आंसर चाहिए, अपनी भाषा में चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, कोई अम्ल का ये विलयन है, इसमें अम्ल का विलयन रखा हुआ है, इसको तनुकृत करते समय, तनुकृत मतलब हो गया पतला करते समय, पूरा पतला करते समय H3O+ आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होता है। इसमें जो है सो H3O+ है, अब अम्ल है तो इसमें H3O+ होगा ही ना, H3O+ कहो या H+ कहो, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही है। तो अम्ल है तो H3O+ होगा ही ना। तो बोला गया है कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जितना हम लोग तोड़ते जाएंगे, इसको जितना पतला करते जाएंगे, उतना H3O+ आयन घटते जाता है। क्या करता है, घटते जाता है। तो इसका आंसर वही है, घटते जाएगा। क्या होगा, घटते जाएगा, H3O+ आयन घटते जाएगा। आंसर समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब देखिए, एक विलयन है यहाँ पर, इस विलयन में क्या है, NaOH एक तरह का यह क्षारक है। कैसा है, क्षारक है। बोला गया है कि इसमें और ज़्यादा हम लोग हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, ये तो है ही खुद क्षारक, लेकिन और ज़्यादा ऊपर से इसमें हम लोग क्षारक डाल देंगे NaOH को, तब यहाँ पर OH- आयन की सांद्रता क्या होगी। आंसर आप ही लोग बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि ये तो क्षारक तो है ही, पूरी तरह से ये क्षारक है, लेकिन इसमें और ज़्यादा, मान लें कि क्षारक है तो अभी इसके पास OH- मान लेते हैं कि 10 है, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन और ज़्यादा हम लोग NaOH डाल दिए इसमें, और ज़्यादा डालेंगे तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा OH- आयन हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि OH- आयन की सांद्रता बढ़ते जाती है, कहेंगे ना कि OH- आयन की सांद्रता बढ़ते जाती है। तो आज तक हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ तक क्वेश्चन बचा वहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोगों को इस बुक का अंदर का जो क्वेश्चन है ना, उसको भी हम लोग लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। अंदर का क्वेश्चन किस तरह का 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ से बनता है, तो उसको भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, उसका भी स्लाइड लगवा देंगे। इस वीडियो को यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा चीज़ मिलने वाली है और पढ़ाई से रिलेटेड हर तरह के फैक्ट भी मिलने वाले हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।